Hello everyone, this is CS Anitya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर 1 दैट इज नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, राइट। तो अगर हम इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें दैट इज नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, अगेन बेसिस है ऑडिट का। बेसिस है ऑडिट का, इसके अंदर हम लोग ऑडिट के बहुत ही बेसिक चीज रिवाइज करने वाले हैं। What is the meaning of audit, what is the objective of audit, the relationship of audit with various disciplines, right? तो ऑडिट के बहुत सारी बेसिक चीजें डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ 3 स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग ऐसे होंगे जिसका एप्लीकेशन आपको इस चैप्टर में दिखाई देगा, दैट इज ऐसे 200, ऐसे 210 एंड ऐसे 220। तो मेनली ये 3 स्टैंडर्ड्स हैं जिनका एप्लीकेशन आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ दिखाई देगा। सो मेरे साथ इस रिवीजन वीडियो में जुड़ने से पहले जरूरी है कि आप ऐसे 200, 210, 220 इन 3 स्टैंडर्ड्स के बारे में जानते हो, इन 3 स्टैंडर्ड्स के बारे में नॉलेज रखते हो। बिकॉज हम लोग ये जो टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टडी मटेरियल ऑफ ICAI से रिवाइज करने वाले हैं, राइट। तो वी आर गोइंग टू रिवाइज द टॉपिक स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम द ICAI स्टडी मटेरियल। तो ICAI स्टडी मैट के अंदर व्हाट दे हैव डन इज, इन लोगों ने बेसिक्स के साथ साथ ना स्टैंडर्ड्स को भी मिक्स कर रखा है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी साथ में डाल दिया और ऐसे 200, 210, 220 के कॉन्सेप्ट्स भी साथ में डाल दिए। तो हम इकट्ठा रिवाइज करेंगे एज्यूमिंग कि आपको 200, 210 एंड 220 का नॉलेज है, राइट। सो वी आर गोइंग टू रिवाइज इन ए फ्लो एज पर स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल के अंदर लगभग 80% ऑफ द कंटेंट अपन रिवाइज कर लेंगे चैप्टर के अंदर। मैं आपको काम की चीजें मार्क भी कराता जाऊंगा कि क्या चीजें काम की हैं, किसे आप इग्नोर कर सकते हैं एग्जाम से पहले। अगर सपोज आप स्टडी मैट से पढ़ रहे हैं, सो इन दैट वेरी सिनेरियो आपको कैसे रिवाइज करना है स्टडी मैट से। तो इन रिवीजन क्लासेस के बाद ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आपने किसी भी पार्टिकुलर टीचर से क्लास ले रखी है, आपको रिवीजन में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज हम लोग रिवाइज कहां से कर रहे हैं, सीधा ICAI के स्टडी मैट से कर रहे हैं। और हर टीचर ने अपना जो नोट्स ड्राफ्ट करा होता है, अपना जो नोट्स बनाया होता है, वो ICAI के स्टडी मटेरियल से ही बनाया होता है, राइट। और आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो भी कहां से मिलते हैं, ICAI के स्टडी मटेरियल से मिलते हैं। सो दैट इज वाई आपने किसी भी टीचर से क्लासेस ले रखी हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ रिवाइज करते वक्त मेरे साथ, बिकॉज वी आर गोइंग टू रिवाइज फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। अगेन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि दिस इज नॉट ए कंप्लीट एक्सप्लेनेटरी क्लास, राइट। तो आप ये अज्यूम नहीं कर सकते हो कि मैं आपको डिटेल्ड में सब कुछ पढ़ाने वाला हूं, बिकॉज दिस इज जस्ट ए रिवीजन क्लास। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि फटाफट आपको रिवाइज करा दूं, बट इतना एश्योरेंस है कि अगर आप इन रिविजनरी क्लासेस को अच्छे से देखोगे, राइट, रैदर मैं कहूंगा कि इन रिविजनरी क्लासेस को आप 2 बार देखोगे। आप पहले एक बार ऑडिट कर चुके हो और अभी आपने ये जो रिविजनरी क्लासेस है ये 2 बार देख लिया है, आपके लिए ऑडिट का सब्जेक्ट आसान हो जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि इन रिविजनरी क्लासेस के हेल्प से हम कोशिश करें कि कम से कम 5-6 घंटे में 60-70 मार्क्स का रिविजन कर सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं आपको वॉइस क्लिप भी प्रोवाइड करूंगा, राइट। रिविजनरी वीडियोस के माध्यम से हम 6 या 7 घंटे के अंदर 60-70 मार्क्स रिवाइज कर लेंगे और वॉइस क्लिप के हेल्प से लगभग 2.5-3 घंटे के अंदर हम पूरा का पूरा ऑडिट ही रिवाइज कर लेंगे। तो 6-7 घंटे के रिविजनरी वीडियो के मदद से 60-70 मार्क्स का ऑडिट हमने रिवाइज कर लिया और वॉइस क्लिप्स के मदद से 3 घंटे के अंदर हमने पूरा ऑडिट का सिलेबस रिवाइज कर लिया। यानी कि आप इन रिविजनरी वीडियोस एंड ऑडियो क्लिप्स को अगर आप सुनते जाओगे तो पता चलेगा कि भैया 50 घंटे के अंदर तो ऑडिट 10 बार रिवाइज हो गया और अभी तक 50 घंटे के अंदर भी आप ऑडिट रिवाइज नहीं कर पा रहे थे, राइट। तो यू वी आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू रिवाइज ऑडिट इवन इन 50 आवर्स। रैदर मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं कि सर 80-90 घंटे लगा दी, ऑडिट रिवाइज नहीं हो रहा। तो भैया ऑडिट को इतना तुमको ना क्या कहते हैं उसे, पैनिक ऑडिट से क्रिएट होने की जरूरत नहीं है, ऑडिट से इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको सिस्टमैटिक अप्रोच आता है पढ़ने का, अगर आपको पढ़ाई करने का सही तरीका आता है, तो फर्स्ट टाइम आप जब ऑडिट पढ़ोगे ना विद द क्लासेस, मैक्सिमम 50 या 60 घंटे चाहिए, 50-60 आवर्स, और रिवीजन के लिए 20-25 घंटे चाहिए, राइट। और इन रिविजनरी वीडियोस एंड ऑडियो क्लिप्स को यूज करके 10-12 घंटे में पूरे ऑडिट रिवाइज कर लोगे, दावा है मेरा। और एग्जाम से पहले कम से कम 5-6 बार आप ऑडिट को क्या कर सकते हो, उससे रिवाइज कर सकते हो। और बदले में मुझे आपसे क्या चाहिए, पहली बार CA फाइनल के शेड्यूल से टाइम निकालते हुए इंटर के अंदर मैंने डिसाइड किया है कि आपको रिविजनरी वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूं, आपको ऑडियो क्लिप्स प्रोवाइड करने वाला हूं। तो मेरे को क्या चाहिए आपसे, व्हाट इज द रिटर्न गिफ्ट आई वांट? द रिटर्न गिफ्ट आई वांट फ्रॉम यू इज योर रिजल्ट्स। आपके रिजल्ट्स चाहिए बॉस, बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, बहुत शानदार रिजल्ट्स चाहिए। जिस ऑडिट के अंदर हम फेल हो रहे थे, जिस ऑडिट की वजह से हम मार्क्स सिक्योर नहीं कर पा रहे थे, अब ऑडिट के अंदर हमें मार्क्स बहुत ज्यादा लाना शुरू कर देना है। ऑडिट में हमें अच्छे अच्छे मार्क्स सिक्योर करना शुरू कर देना है,
राइट। एंड ये जो ऑडिट है इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यार कि अभी इंटर के अंदर भी आपको 100 मार्क्स का वेटेज दे रहा है और सीए फाइनल में भी 100 मार्क्स का वेटेज देगा। और अगर ऑडिट अपना फिंगर टिप्स में आ गया, ऑडिट में अगर अपना कमांड बन गया अच्छा, तो यहाँ पे ऑडिट के अंदर इंटर में 60 मार्क्स, फाइनल में 60 मार्क्स, एंड ऑडिट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू क्लियर एट बोथ द लेवल्स, राइट। सो बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एज्यूम कर रहा हूं आप पहले कर चुके हैं, एंड साथ ही साथ मिलकर अब क्या कर रहे हैं हम लोग, रिविजनरी वीडियोस की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना यार, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। सो नाउ स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, दैट इज सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, कि आखिर ऑडिट का डेफिनेशन क्या है। ऑडिट का सिंपल मतलब क्या होता है, किसी चीज को चेक करना, किसी चीज को वेरीफाई करना, राइट। तो द सिंपल मीनिंग ऑफ ऑडिट इज टू चेक समथिंग। अगर हम ऑडिट की बात करें, यहां पे हम कौन से ऑडिट के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, यहां पे मेनली हम स्टैट ऑडिट के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। सो ऑडिट का मतलब क्या हो गया, ऑडिट का मतलब हो गया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया जा रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग हो रही है यहां पे, राइट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट इन केस ऑफ कंपनीज, तो यहां पे कंपनीज के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया जा रहा है, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, राइट। तो कंपनी के अंदर जो बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जा रहा है, वो बैलेंस शीट ट्रू है या फेयर है कि नहीं है, दैट इज व्हाट वी हैव टू चेक। जब हम स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग पढ़ते हैं तो ऐसे 200 के अंदर भी हम डिस्कस करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू रिपोर्ट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू। जब हम कंपनी ऑडिट पढ़ते हैं तो सेक्शन 143 के अंदर भी हम डिस्कस करते हैं, सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू रिपोर्ट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू। जब अपन कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर स्टडी करते हैं तो वहां भी सेक्शन 129 के अंदर लिखा हुआ है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज, है ना। तो अल्टीमेटली हमारे ऑडिट का ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है, रिपोर्ट करना कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की गई है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रही है कि नहीं, सही पिक्चर दे रही है कि नहीं, कहीं उसमें गलत बातें डेपिक्ट तो नहीं की गई है। अब ये जो ऑडिट होता है ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। एज ए ऑडिटर हमारा इंडिपेंडेंस इंश्योर करना जरूरी होता है, इसीलिए सेक्शन 141 के अंदर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशंस दिए हैं to ensure the independence of an auditor, right। तो ऑडिट क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। ये एंटिटी कौन सी एंटिटी है, कंपनीज की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। इस एंटिटी का मतलब यहाँ पे कंपनीज की बात हो रही है, कोई भी एंटिटी। अब कंपनीज के अंदर प्रॉफिट मेकिंग होना क्या जरूरी है क्या, द आंसर इज नो, प्रॉफिट मेकिंग होना जरूरी नहीं है। अगर पतंजलि एक सेक्शन 8 ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्शन 8 कंपनी है, तो उसका भी ऑडिट होगा। रिलायंस का ऑडिट होगा तो पतंजलि का भी ऑडिट होगा, राइट। आईसीआई का भी ऑडिट होता है। तो ऑडिट हर एंटिटी का होता है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड लीगल स्ट्रक्चर। तो डेफिनेशन के अंदर क्या दिया हुआ है, ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी irrespective of the fact whether that entity is profit making or not, irrespective of its size and legal structure, public हो, private हो, listed हो, non listed हो, profit making हो, non profit making हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। and objective क्या है, to express opinion। ultimately as a auditor मेरा objective क्या है, to express opinion, है ना, कि financial statements true and fair है कि नहीं है। ऐसे 200 के अंदर भी हमने वो चीज देखी है, ऐसे 700 के अंदर भी हमने वो चीज देखी है, सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 के अंदर भी हमने वो चीज देखी है कि अल्टीमेटली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो सही है या नहीं है। ऑडिट के अंदर कुल मिला के मेरा काम क्या है, ऑडिट के अंदर कुल मिला के मेरा काम ये है, ये चेक करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से बना है या नहीं बना है। हर एक एंट्री जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई गई है, whether that is supported by the proper documentary evidences, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की गई हैं वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनी है कि नहीं बनी, कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनी है कि नहीं, ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। एंड जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, एज ए ऑडिटर्स हम जब ऑडिट कर रहे होते हैं हम पूरे देश की सेवा कर रहे होते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर डूइंग द हेल्थ चेकअप ऑफ द इकोनॉमी। बिकॉज आप सोच के देखो कि कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया है, अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हो गए तो सोचो किसको किसको लॉस होगा, सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को लॉस होगा। अगर कंपनी प्रॉफिट्स कम दिखा रही है तो गवर्नमेंट को टैक्सेस कम पे कर रही है, एम्प्लॉयज को पैसा कम दे रही है। अगर कंपनी प्रॉफिट ज्यादा दिखा रही है तो इन्वेस्टर्स को उकसा रही है कि आओ और पैसा लगाओ। इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे, फिर इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाएगा और वहां सत्यम जैसा कांड निकल के आ जाएगा, राइट। सो दैट इज वाई अपने को समझना पड़ेगा कि ये जो ऑडिट है इसका जो उद्देश्य है बहुत ही बड़ा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट इज वेरी वेरी ब्रॉड
And that is why it is given in the law that only we, the chartered accountants, have been conferred the powers to do the audit of the companies. Because as a auditors, as chartered accountants, हम लोगों ने बहुत पढ़ाई करी है, बहुत मेहनत करी है, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग ली है, हमने अकाउंट्स पढ़ा है, हमने टैक्स पढ़ा है, हमने लॉ पढ़ा है, हमने बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा किया है, एंड दैट इज व्हाई वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग द ऑडिट ऑफ द कंपनीज. अब आपको लग रहा होगा सर हम डेफिनेशन ऑफ ऑडिट पढ़ रहे थे, आप ये इतना सारा ज्ञान क्यों देने लग रहे हो कि भाई ऑडिट जो है किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है ना, और ऑडिट से क्या क्या फायदा होना है, और ऑडिट के लिए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमें चूज किया गया है. तो ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा आपको इस चैप्टर के अंदर मिलने वाला है. यू आर गोइंग टू गेट ऑल इन द चैप्टर. देखो अगला टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट क्या बताया मैंने, क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, ये चेक करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है. जब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, तुरंत ऐसे 200 क्लिक होना चाहिए, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन द कंडक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो ऐसे 200 के अंदर क्या देखा है हमने कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है ये रिपोर्ट करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू है या फेयर है, राइट, ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है. और ऐसे 200 के अंदर हमने देखा है कि ऑडिटर क्या कर सकता है, रीजनेबल एश्योरेंस ले सकता है. ऐसे 200 के अंदर हमने शब्द यूज किया है कि ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस ले सकता है, मतलब 90-95% काइंड ऑफ एश्योरेंस दे सकता है कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर है. ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता है, ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता है. ये हमने कहां देखा है, ऐसे 200 में देखा है. ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट के अंदर यहां स्टडी मैट में सिर्फ ऐसे 200 का जिक्र किया गया है, बट मैं आपको बता दूं 143 सबसेक्शन 2 का भी रेफरेंस आएगा, बिकॉज 143 सबसेक्शन 2 में भी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट की बात की गई है. और साथ ही साथ यहां सेक्शन 129 का भी रेफरेंस आ सकता है, बिकॉज सेक्शन 129 में कहा गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू. और उसके बाद ऐसे 200 में कहा गया है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू रिपोर्ट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू. और उसके बाद सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 में कहा गया है दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज अगेन टू रिपोर्ट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर और नॉट. उसके बाद स्कोप ऑफ ऑडिट की बात कर रहे हैं हम. अगला जो टॉपिक है कि ऑडिट के स्कोप में क्या क्या आएगा. तो सबसे पहली चीज अगर हम स्कोप की बात करें तो स्कोप का मतलब क्या है कि एज ए ऑडिटर जब मैं ऑडिट करने जाऊंगा तो मैं ऑडिट के वक्त क्या क्या चीजें कवर करूंगा, मैं क्या क्या चीज करूंगा, मेरे दायरे में क्या क्या आएगा. तो अपने को पता होना चाहिए कि स्कोप डिसाइड कैसे होता है. एक तो स्कोप कंपनीज एक्ट के हिसाब से डिसाइड होता है, एक जो आईसीआई के प्रोनाउंसमेंट्स आते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो प्रोनाउंसमेंट्स रिलीज करता है वहां स्कोप डिसाइड होता है. और एज ए ऑडिटर अपन जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंटर करते हैं मैनेजमेंट के साथ इन ऐसे 210, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या होता है, स्कोप डिसाइड होता है, राइट. और नॉर्मली स्कोप के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, दैट वी हैव टू कवर ऑल द एक्सपेक्ट्स ऑफ द ऑडिट, वी हैव टू कवर ऑल द एक्सपेक्ट्स ऑफ द ऑडिट. जब हम ऑल द एक्सपेक्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज की बात करते हैं, दैट वी हैव टू कवर ऑल द एंटरप्राइज, कवर ऑल द एक्सपेक्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज. तो जब हम कहते हैं कि वी हैव टू कवर ऑल द एक्सपेक्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज, इसके अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी आता है, इसके अंदर अकाउंट्स का पार्ट भी आता है, इसके अंदर रेशियो एनालिसिस भी आता है, इसके अंदर सब कुछ आता है, राइट. अगला क्वेश्चन इस पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर है कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्राइज में क्या क्या आएगा. तो स्कोप की बात करें तो स्कोप के अंदर एक एंटरप्राइज के जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं सब कुछ कवर्ड होने चाहिए. स्कोप के अंदर क्या कवर्ड होना चाहिए कि ऑडिटर को रीजनेबली सेटिस्फाइड होना पड़ेगा कि जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिया गया है वो रिलायबल है कि नहीं, प्रॉपर डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं, प्रॉपर क्लासिफिकेशन हुआ है कि नहीं, whether the information is properly disclosed to the users of financial statement, whether the classification has been done in a proper manner. अपने स्कोप में क्या आता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करना, दैट इज मेकिंग ए स्टडी एंड इवैल्यूएटिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. अपने स्कोप में क्या आता है, वाउचिंग वेरिफिकेशन करना, बाकी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना. अपने स्कोप में क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट से कंपेयर करना कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से बना है कि नहीं बना है. अपने स्कोप में क्या आता है कि जो जजमेंट्स मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया है ये चेक करना कि वेदर दोज जजमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड प्रूडेंटली. जो जजमेंट्स मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया है वेदर दोज जजमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड प्रूडेंटली. इसके बारे में हम कहां देखते हैं, ऐसे 540 के अंदर भी देखते हैं, राइट. तो अपने स्कोप के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, अपने स्कोप के अंदर एंटरप्राइज के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आ जाएंगे. अपने स्कोप के अंदर यह आ जाएगा कि अपने को देखना है कि जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है कि नहीं है. अपने स्कोप के अंदर आ जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रॉपर डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं हुआ.
अपने स्कोप के अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आ जाएगा, अपने स्कोप के अंदर वेरिफिकेशन आ जाएगा, अपने स्कोप के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरलाइंग रिकॉर्ड से कंपेयर करना आ जाएगा, अपने स्कोप के अंदर जो मैनेजमेंट ने जजमेंट्स प्रिपेयर किया है उनको चेक करना आ जाएगा, एंड जो भी चीजें अपने स्कोप में आएंगी, अपने दायरे में होंगी, अपने को उसके बाहर जाके काम नहीं करना है। जो भी कंपनी लॉ में मेरे को पावर्स कन्फर की गई है, जो भी आईसीआई ने मेरे को एज ऑडिटर पावर्स दिया है, जो भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मेरा डिसाइड हुआ मैनेजमेंट के साथ, मेरे को अपने स्कोप के बाहर जाके काम नहीं करना है, अपने स्कोप के अपने दायरे के बाहर जाके काम नहीं करना है। और आगे चल के कहा गया है कि अगर मैनेजमेंट मेरे स्कोप में लिमिटेशंस लगाता है, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट से बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस मांगना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करना, मैनेजमेंट ने जजमेंट्स प्रिपेयर किया है कि नहीं वो सारा कुछ चेक करना, ये सब कुछ मेरे स्कोप में आता है। लेकिन कल को जब मैं मैनेजमेंट से बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस मांग रहा हूं, मैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करना चाहता हूं, मैं मुझे मैनेजमेंट से कोऑपरेशन चाहिए और मैनेजमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा, मैनेजमेंट मेरे स्कोप में क्या लगा रहा है, लिमिटेशन लगा रहा है, तो बोला गया है कि आई विल हैव टू स्पेसिफाई इन द ऑडिट रिपोर्ट। और वो स्पेसिफिकेशन कैसे होता है, तो ऐसे 705 के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं दैट अगर मैनेजमेंट मेरे स्कोप में लिमिटेशन लगा रहा है तो आई विल हैव टू एक्सप्रेस ए क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर एज द केस में बी। अब क्वालिफिकेशन क्या है, डिस्क्लेमर क्या है, अज्यूम कर रहा हूं आप सबको पता है, आपने स्टैंडर्ड्स की वो बेसिक नॉलेज हासिल कर रखी है। तो अगर मेरे स्कोप में लिमिटेशन लगाया जा रहा है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐसे 705 के हिसाब से अगेन आई विल हैव टू डिस्क्लेम द रिपोर्ट, आई विल हैव टू गिव ए क्वालिफिकेशन। ऐसे 200 में भी कहा गया है और ऐसे 705 में भी कहा गया है। अब स्कोप के अंदर एक पॉइंट क्या था, दैट आई हैव टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द इन द एंटरप्राइज। अब अगला जो क्वेश्चन है कि क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर करोगे भैया ऑडिट के अंदर, क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर करोगे, बहुत लॉजिकल सी चीज है। सबसे पहले मैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखूंगा, मैं अकाउंटिंग सिस्टम चेक करूंगा, मैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करूंगा, बिकॉज ऑडिट पढ़ते वक्त हम बार बार रिपीट करते हैं कि सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करो। ऐसे 315 का एप्लीकेशन आएगा, ऐसे 315 का एप्लीकेशन आएगा, चेक द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एसेस द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिसाइड द नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ये भारी भरकम शब्द हम लोग बार बार यूज करते हैं ऑडिट पढ़ते वक्त, राइट। उसके बाद क्या करना है, अपने को देखना है कि जो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स डिजाइन किया गया है वो सही है कि नहीं। अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है वो सही है कि नहीं, सारे फिगर्स करेक्टली पोस्ट हुए हैं कि नहीं, बैलेंसेस सही तरीके से शो हो रहे हैं कि नहीं, जो भी ट्रांजैक्शंस बुक्स के अंदर दिया गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिया गया है, वेदर दोज आर ऑथेंटिकेटेड, वेदर दोज आर वेरीफाइड, राइट। ascertaining that a proper distinction have been made between items of capital and revenue nature। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी कैपिटल नेचर के आइटम को, किसी कैपिटल खर्चे को पीएनडल में खर्चा दिखा दिया, किसी पीएनडल के खर्चे को बैलेंस शीट में कैपिटलाइज कर दिया। तो ascertain that a proper distinction has been made between the items of capital and revenue nature, comparing the balance sheet and P&L with the underlying records, बिकॉज अल्टीमेटली जो बैलेंस शीट बना है, जो पीएनडल बना है, वो अंडरलाइंग रिकॉर्ड से तो बना है, बुक्स ऑफ अकाउंट से तो बना है, तो उसको चेक करना भी अपने स्कोप का पार्ट है। वेरिफिकेशन, वाउचिंग किसका करता है हमेशा, खर्चों का, इनकम्स का। वेरिफिकेशन किसका करते हैं हम लोग हमेशा, एसेट्स का, लायबिलिटीज का। तो वाउचिंग, वेरिफिकेशन, राइट। चेकिंग वेदर द लॉ एंड रेगुलेशन हैज बीन कंप्लाइड, कि अगर मैं किसी कंपनी को ऑडिट कर रहा हूं तो कंपनी के ऊपर जो भी लॉज रेगुलेशंस लग रहे हैं, ये चेक करना मेरे को एज ए ऑडिटर की लॉज एंड रेगुलेशंस कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। ऐसे 250 का रेफरेंस आएगा। और फाइनली मेरे को क्या करना है, जिस अथॉरिटी ने मेरे को अपॉइंट किया है, शेयर होल्डर्स ने मेरे को अपॉइंट किया है, तो मेरे को शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करना है। अगर मैं कंपनी को ऑडिट कर रहा हूं तो मेरे को अपॉइंट कौन कर रहा है, शेयर होल्डर्स कर रहे हैं ना सेक्शन 139 के अंदर, तो मेरे को वहां पे क्या करना है, शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करना है। तो ये किस में आ गया, ये अपना आ गया एक्सपेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट के अंदर, कि मेरे को अकाउंटिंग सिस्टम भी देखना है, मेरे को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी देखना है, मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी देखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देखना है, कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स के बीच डिस्टिंक्शन भी करना है, ये देखना है कि जो बैलेंस शीट पीएनडल बना है वो अंडरलाइंग रिकॉर्ड से बना है कि नहीं बना, राइट। ये सारी चीजें चेक करनी है। एसेट्स का वेरिफिकेशन करना है, लायबिलिटीज का वेरिफिकेशन करना है, बैलेंस शीट चेक करना है, पीएनडल करना है, स्टैट्यूटरी लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंसेस चेक करना है, और फाइनली क्या करना है, अपॉइंटिंग ऑथोरिटीज को रिपोर्ट करना है। और जो भी असर्शंस मैनेजमेंट ने दी है उनको वेरीफाई करना है। अब असर्शंस का मतलब क्या होता है, असर्शंस का मतलब आपको मैंने डिटेल्ड में दिया हुआ है। असर्शंस के एक अलग से वीडियो आपको मैंने अपने यूट्यूब चैनल के अंदर दिया हुआ है, द मीनिंग ऑफ असर्शंस, दैट इज इम्बॉडीमेंट बाय द मैनेजमेंट, डिक्लेरेशन बाय द मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट क्या करता है, हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम के बारे में डिक्लेरेशन देता है, मेरा खर्चा इतना है, मेरा एसेट कौन कौन सा है, मेरी लायबिलिटीज कौन कौन सी है, एसेट का वैल्यू क्या है, लायबिलिटीज का वैल्यू क्या है, तो वो सारा क्या होता है, असर्शन होता है।
और assertion का डिटेल्ड मीनिंग मैंने क्या दिया उसके अलग से यूट्यूब लेक्चर बना रखा है, द मीनिंग ऑफ assertion। तो एज ऑडिटर मेरे को क्या चेक करना है कि जो assertions मैनेजमेंट ने दी है वो assertion सही है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ ऑडिट, कि ऑडिट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखना, एक होता है ऑडिट अंडर लॉ और दूसरा होता है वॉलेंटरी ऑडिट। कंपनीज की अगर हम बात करें तो कंपनीज का ऑडिट क्या होता है, मैंडेटरी होता है। स्टैट्यूट के हिसाब से, लॉ के हिसाब से कंपनी का ऑडिट कराना कंपलसरी होता है कंपनीज के लिए, तो वो क्या हो गया, ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें, अगर हम पार्टनरशिप फर्म्स की बात करें, अगर हम एचयूएफ्स की बात करें, तो उनके लिए ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। लेकिन अगर वो एंटिटीज अपना ऑडिट कराते हैं तो उनके अलग फायदे हैं। बैंक से लोन आसानी से मिल जाएगा, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सटर्नल अथॉरिटीज ज्यादा रिलाई करेंगी, डिस्प्यूट सेटलमेंट में आसानी होगी। तो इस तरीके से अन्य एडवांटेजेस मिलने वाले हैं इंडिविजुअल्स को, पार्टनरशिप फर्म्स को, एचयूएफ्स को, अगर वो ऑडिट कराती हैं। तो वो किस में आ गया, वॉलेंटरी ऑडिट के कैटेगरी में आ गया। और ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ के अंदर क्या आ गया, कंपनीज का ऑडिट। तो अगेन इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि अगर हम ऑडिट की बात करें तो ऑडिट के एडवांटेजेस क्या हैं, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के एडवांटेजेस क्या है, इतना हाई तो मचा क्यों रखा है भैया। ऑडिट इज अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ऑडिट शैल बी डन, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज टू बी अपॉइंटेड, ये इतना हाई तो मचा क्यों रखा है। ऑडिट का इतना एडवांटेजेस क्या है आखिरकार, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑडिट। तो लॉजिकल सी चीज है भाई, लॉजिकल सी चीज है कि अल्टीमेटली कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के शेयर होल्डर्स जो कि कंपनी के ओनर्स हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स, कंपनी के एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, ये सारा कंपनी के साथ इनको रिलेशन बनाना है कि नहीं, स्टैब्लिश करना है कि नहीं, ये कंपनी का फाइनेंशियल देखकर डिसाइड करते हैं ना। शेयर होल्डर देखता है अच्छा कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, मैं शेयर खरीदूंगा। कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलता है, गवर्नमेंट भी फिस्कल मेजर्स देती है। सप्लायर्स कहता है कि अच्छा भाई ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, क्रेडिट में माल दूंगा। बैंक कहता है लोन दूंगा। तो दैट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन द इंफॉर्मेशन, द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन द कंपनी इज शोइंग, राइट। सो एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट क्या है कि अगर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हुआ है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किया है, इंडिपेंडेंटली किया है, तो ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा। इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉयज एट द सेम टाइम, कि एम्प्लॉयज को क्या होगा, फ्रॉड वगैरह करने में डर लगेगा कि भाई ऑडिट होने वाला है, ऑडिटर आएगा कल को चेक करेगा, मेरी जो चोरी है वो पकड़ी जा सकती है। टैक्सेस का जो फिगर है वो रिलायबल होगा, ट्रेड डिस्प्यूट के सेटलमेंट में आसानी होगी, जो बैंकर्स है वो ज्यादा रिलाई करेंगे कि बिफोर गिविंग लोन्स एंड एवरीथिंग, ये पता चल जाएगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन्ड है कि नहीं है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है कि नहीं, ये पता चल जाएगा, राइट। जिन कंपनीज का ऑडिट होता है तो उनको लाइसेंसेस वगैरह आसानी से मिल जाती है, पार्टनरशिप फर्म के केस में डिस्प्यूट सेटलमेंट में आसानी होती है। तो ये सारा क्या हो गया, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट हो गया। अब अगला जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है यहाँ पे, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ये जो कॉन्सेप्ट है अपन ऐसे 200 में देखते हैं, दैट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। तो ये जो इनहेरेंट लिमिटेशंस का कॉन्सेप्ट है ऐसे 200 में देखते हैं कि ऑडिट करने के बाद क्या इस बात का एब्सोल्यूट एश्योरेंस मिल जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर्स, फ्रॉड्स नहीं है, नहीं। ऑडिट होने के बाद भी इस बात का एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलने वाला कि कंपनी के अंदर एरर्स, फ्रॉड्स नहीं है। ऑडिट होने के बाद भी सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस मिल सकता है, 90% तसल्ली मिल सकती है, 100% तसल्ली नहीं मिल सकती है, राइट। तो ऐसे 200 के अंदर कहा गया है दिस इज बिकॉज ऑफ सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट एंड देयर आर 4 इनहेरेंट लिमिटेशंस। इसको याद करने का एक फॉर्मूला दिया है मैंने, that auditor is a fat man having various limitations. Auditor is a fat man having various limitations. तो क्या हो गया ये, F से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, A से ऑडिट प्रोसीजर्स, T से टाइमलीनेस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एंड देन लिमिटेशंस। F से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, A से ऑडिट प्रोसीजर्स मतलब नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, T से टाइमलीनेस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एंड देन अदर लिमिटेशंस। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या हो गया कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चीज ही ऐसी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना कौन रहा है, आखिरकार मैनेजमेंट बना रहा है। As an auditor, I'm not going to prepare the financial statements. Management is going to prepare the financial statements, and there is an inherent risk involved in preparation of financial statements. Because management को क्या करना है, जजमेंट्स बनाना है, मैनेजमेंट को हर जगह अपना जजमेंट्स अप्लाई करना है, अनसर्टेनिटी के ऊपर चीजें बेस्ड हैं। कभी कभी हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाला बंदा इतना नॉलेजेबल नहीं है, तो बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऐसा है कि हमेशा लिमिटेशंस रहेगा ही रहेगा ऑडिट के अंदर। उसके बाद नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, अगर हम नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करें तो एज ए ऑडिटर मेरे जो पावर्स है वो लिमिटेड है। एज ए ऑडिटर मेरे पास सीआईडी जैसे पावर्स नहीं है, मेरे पास इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जैसे पावर्स नहीं है, मेरे जो पावर्स है वो लिमिटेड है,
राइट जो मैं एविडेंसेस कलेक्ट करता हूं वो एविडेंसेस पर्सुएसिव होता है rather than कंक्लूसिव। एक सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं कि जो एविडेंसेस मैं कलेक्ट करता हूं एज ऑडिटर वो क्या होता है, पर्सुएसिव होता है rather than कंक्लूसिव। मतलब मैं पर्सुएट तो कर सकता हूं सामने वाले को कि देखो ऐसा है, बट मैं कंक्लूड नहीं कर सकता। कोर्ट ऑफ लॉ में वो चीज प्रेजेंट नहीं हो सकती। मेरे जो पावर्स हैं वो लिमिटेड है। मेरे पास इन्वेस्टिगेटिंग ऑथोरिटीज के पावर्स नहीं है, राइट मेरे को लीगल पावर्स नहीं दिया गया है इन्वेस्टिगेटिंग ऑथोरिटीज की तरह। उसके बाद जो तीसरा लिमिटेशन दिया गया है वो दिया गया टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि देखो टाइम एंड कॉस्ट इज ऑल्सो ए लिमिटेशन, ऑब्वियसली कि टाइम नहीं है, पैसा कम मिल रहा है, बट दैट इज नॉट ए सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द ऑडिटर टू ऑमिट एन ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। टाइम कम होना, पैसा कम मिलना वो भी एक लिमिटेशन है, बट वो मेरे लिए सफिशिएंट ग्राउंड नहीं हो सकता। मैं ये नहीं बोल सकता कि अच्छा इस एंटिटी में मेरे ऑडिट करने के बाद भी फ्रॉड इसलिए मिल गया बिकॉज ना इन्होंने पैसा मुझे कम दिया था, मेरे पास ऑडिट करने का टाइम कम था, बोल के मैंने यहाँ डिटेल्ड चेकिंग कम करी थी, यहाँ मैंने चेकिंग नहीं करा था ज्यादा बिकॉज फीस कम मिला था, टाइम कम था। जबकि वो जो दूसरा एंटिटी है ना वहाँ फीस ज्यादा मिला था, वहाँ टाइम ज्यादा था, तो मैंने ऑडिट ज्यादा किया था, मैंने डिटेल्ड चेकिंग करी थी। तो आप ये नहीं कह सकते, राइट तो मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व इज नॉट इन इटसेल्फ ए वैलिड बेसिस फॉर द ऑडिटर टू omit an alternative procedure. And then other factors, other matters that affect the limitation of audit. For example, अल्टीमेटली फ्रॉड कौन कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में कौन इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। अगर ऑडिटर को डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया मैनेजमेंट ने तो ऑडिटर क्या उखाड़ लेगा, ऑडिटर क्या कर लेगा। तो इस तरीके से काफी सारे लिमिटेशंस हो सकता है। कुल मिला के 4 लिमिटेशंस है, ऐसे 200 के अंदर दिया हुआ है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, राइट। अब उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, उसी के इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, ऐसे 200 के ऊपर ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगला जो क्वेश्चन है, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स, कि ऑडिट का बाकी डिसिप्लिन्स के साथ, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ क्या क्या रिश्ता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ रिश्ता है। बहुत ही सिंपल है यार। सीपीटी यानी फाउंडेशन के सारे सब्जेक्ट्स याद कर लो, इंटर के सारे सब्जेक्ट्स याद कर लो। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था सीपीटी में, फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ा था, लॉ पढ़ा था, राइट और कौन सा पढ़ा था, मैथ्स पढ़ा था सर। फिर अब इंटर में क्या पढ़ रहे हो भाई, इंटर के अंदर सब हम आईटी पढ़ रहे हैं सर, हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं, ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, है ना। अच्छा सर फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स भी पढ़ा था। अब देखना जो जो सब्जेक्ट्स का आपने नाम लिया ना, हर किसी का ऑडिट के साथ रिश्ता है। ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग का एक रिश्ता है, ऑडिट एंड लॉ का एक रिश्ता है, ऑडिट एंड इकोनॉमिक्स का एक रिश्ता है, ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का एक रिश्ता है, ऑडिटिंग एंड डाटा प्रोसेसिंग का रिश्ता है, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिश्ता है, ऑडिटिंग एंड कॉस्टिंग का रिश्ता है यानी प्रोडक्शन का रिश्ता है। तो हर किसी के साथ ऑडिटिंग का रिश्ता है। जैसे ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, तो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। अल्टीमेटली जहां अकाउंटिंग खत्म होती है वहीं ऑडिटिंग शुरू होता है, जहां अकाउंटिंग खत्म होती है वहीं ऑडिटिंग शुरू होता है। एंड द ऑडिटर, इट नेचुरली कॉल्स ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर टू हैव ए थॉरो एंड साउंड नॉलेज ऑफ जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ऑडिटर के पास जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अच्छे नॉलेज होने ही चाहिए। उसके बाद ऑडिटिंग एंड लॉ, तो अगेन रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटिंग एंड लॉ इज अ वेरी क्लोज वन। ऑडिटर को क्या चेक करना है, ये चेक करना है कि जो भी ट्रांजैक्शन एंटर की गई हैं वो लॉ रेगुलेशन के हिसाब से है कि नहीं। ऑडिटर को डायरेक्ट टैक्सेशन का नॉलेज होना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का नॉलेज होना चाहिए, और जो बाकी जनरल लॉज है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हो गया, उनका भी जनरल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ऐसे 250 का भी एप्लीकेशन आ सकता है यहाँ पे। ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स, ऑडिटर को ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं किसी आईटी सेक्टर में लेटर से इन्फोसिस को ऑडिट करने जा रहा हूं तो मेरे को ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का तो जानकारी होना चाहिए ना, कि भाई ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है आईटी सेक्टर्स का, राइट। सो आई नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। उसके बाद ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस। तो ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस क्या हो गया, यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर्स की बात नहीं हो रही, नॉन फाइनेंशियल मैटर्स की बात हो रही है। मेरे को ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर जज करना भी आना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली एक फाइनेंशियल ऑडिटर का काम चलो होता है कि टू डील विथ फिगर्स। फाइनेंशियल ऑडिटर का जो काम होता है टू डील विथ फिगर्स, बट अगर हम एक इंटरनल ऑडिटर की बात करें, अगर हम एक मैनेजमेंट ऑडिटर की बात करें, तो उनको पीपल के साथ भी डील करना पड़ता है, लोगों के साथ भी डील करना पड़ता है। अल्टीमेटली अगर जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं वो गलत हैं, उनका जो एथिक्स है वो गलत है, अगर वो फ्रॉड वगैरह में इन्वॉल्व हैं तो कंट्रोल भी अच्छा नहीं होगा और ऑर्गेनाइजेशन के साथ सारी चीजें गलत होंगी। अल्टीमेटली इट इज द ह्यूमन बींग्स
who are responsible for designing the internal control system in the organization, है ना। तो एज ए ऑडिटर मेरे को बिहेवियरल साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए, मेरे को ये समझ आना चाहिए ये बंदा कॉम्पिटेंट है कि नहीं, ये बंदा हॉनेस्ट है कि नहीं है। उसके बाद ऑडिटिंग एंड साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो अगर साइंस एंड मैथमेटिक्स की बात करें तो ऑडिटिंग का साइंस एंड मैथमेटिक्स के, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ भी रिश्ता है, राइट। अगर हम ऑडिट सैंपलिंग की बात करें तो वो तो पूरा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ही बेस्ड है ना। जब हम इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन करते हैं तब भी मैथ्स का टेक्निक यूज होता है, तो हर जगह मैथ्स का एप्लीकेशन दिखाई देता है। ऑडिटिंग एंड डाटा प्रोसेसिंग, आप आजकल आपको पता है कि ज्यादातर एंटिटीज क्या कर रही है, आईटी यूज कर रही है, और ऑडिट करते वक्त अपने को भी आईटी टूल्स का पता होना चाहिए। सो दैट इज व्हाई वी हैव इन आवर सिलेबस ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। सो अगेन ऑडिटिंग एंड डाटा प्रोसेसिंग। ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगेन हम बात करें तो ऑडिट करते वक्त हमें जनरल नॉलेज किस चीज का होना चाहिए, फाइनेंशियल टेक्निक्स का, जैसे कि कैपिटल मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके लिए आपके सिलेबस में क्या है, एफएम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जितने भी चैप्टर्स है ना, आप सारे चैप्टर्स का नाम डाल सकते हो यहाँ पे। दैट ऑडिटर इज सपोज टू हैव द नॉलेज ऑफ कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, रेशियो एनालिसिस, ब्ला ब्ला ब्ला। ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन कि अगेन ऑडिटर को प्रोडक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्शन के टर्मिनोलॉजी का भी ज्यादा लेवल से नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन जब हो रही है, सो इन दैट वेरी सिचुएशन कौन से बाई प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, कौन से रॉ प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, किस तरीके से फाइनल आउटपुट निकल के आ रहा है। कभी कभी काफी सारे एम्प्लॉयज को क्या होता है कि जो पेमेंट दिया जाता है, जो इंसेंटिव दिया जाता है, वो प्रोडक्शन के बेसिस में दिया जाता है। तो अपने को पता होना चाहिए कि वो जो प्रोडक्शन का फिगर कैलकुलेट हो रहा है वो वहां पे कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स। तो अगेन एक मेन क्वेश्चन आ सकता है, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स, या फिर किसी भी किसी पार्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है कि ऑडिटर का बिहेवियरल साइंस के साथ क्या रिलेशन है, ऑडिटिंग का बिहेवियरल साइंस के साथ क्या रिलेशन है, कमेंट। तो अकॉर्डिंगली किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड के रोल के बारे में कुछ बात की जा रही है, ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर मैं ये चीजें कवर करता हूँ, राइट। तो अभी यहाँ पे कवर नहीं कर रहा है, यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ फिलहाल इस चीज को। उसके बाद अगला जो टॉपिक मिलता है आपको काम का, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, कि एज ए ऑडिटर क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। तो देखो यार, क्वालिटीज को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, एक सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज, एक पर्सनल नॉलेज। एक सब्जेक्ट मैटर, एक पर्सनल। अगर मैं सब्जेक्ट मैटर की बात करूं तो आपको जितना सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है ना, आप सारे सब्जेक्ट का नाम डाल सकते हो। कंपनीज एक्ट, अकाउंटेंसी, फाइनेंस, टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स, जितने भी अलग अलग डिसिप्लिन पढ़ा था ना, सबका नाम मिल जाएगा इस पैराग्राफ में। और दूसरा पर्सनल क्वालिटीज, जैसे हम लोग ऐसे 200 में भी देखते हैं, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, राइट। देन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, देन बेसिक फंडामेंटल क्वालिटीज जो हर सक्सेसफुल लीडर में होनी चाहिए, जैसे कि गुड टेम्परामेंट। अगर ऑडिटर अपना टेम्परामेंट खो बैठेगा तो काम नहीं कर पाएगा। पेशेंस, राइट, पेशेंस होना, रिलायबिलिटी, हॉनेस्टी। तो इन क्वालिटीज को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, पर्सनल क्वालिटीज एंड सब्जेक्ट रिलेटेड क्वालिटीज। आपको यही सारा दिखाई देगा यहाँ पे। द क्वालिटीज अकॉर्डिंग टू डिक्सी आर बी टैक्टफुल, सिचुएशन को टैक्ट करना, हैंडल करना, कॉशन, फर्मनेस, गुड टेम्पर, इंटीग्रिटी, डिस्क्रिशन, इंडस्ट्री, जजमेंट, पेशेंस, रिलायबिलिटी, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो कंपनीज एक्ट, टैक्सेशन, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इकोनॉमिक्स, बहुत सिंपल है। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, तो ये ऐसे 220 का पार्ट हो गया, ये ऐसे 220 का पार्ट हो गया। क्लासेस के अंदर ना मैंने सेग्रीगेशन कर रखा है, स्टैंडर्ड का पार्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा रखा है और बाकी सारा चैप्टर्स के अंदर पढ़ा रखा है। बट क्योंकि आपको मैं स्टडी मैथ से रिवाइज करा रहा हूं, तो मैं एक बार आपको सब कुछ ही रिवाइज करा रहा हूं साथ में, राइट। तो एलिमेंट्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऐसे 200 के अंदर दिया हुआ है, एसक्यूसी 1 के अंदर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल एसक्यूसी 1 के अंदर दिया हुआ है कि एज ए ऑडिटर जब मैं ऑडिट करने जाऊंगा, मेरी फर्म ऑडिट करने जाएगी, तो मेरे को क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना है, मेरे को क्वालिटी का ध्यान देना है, बिकॉज हम इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आईसीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल को स्टैब्लिश करने के लिए फर्म की कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए, जो कि एसक्यूसी में दिया हुआ है। जैसे कि देयर शुड बी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द क्वालिटी विद इन द फर्म, कि एक लीडरशिप, एक क्या करना पड़ेगा, लीडर अपॉइंट करना पड़ेगा। आप देखो, एक क्रिकेट टीम लीडर के बिना अधूरा है, फुटबॉल टीम लीडर के बिना अधूरा है, एक देश लीडर के बिना अधूरा है। सिमिलरली एक ऑडिट टीम लीडर के बिना अधूरा है। तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना पड़ेगा। एथिकल रिक्वायरमेंट्स, हर किसी ऑडिटर को कसम खाना होगा कि हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल केयर, कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, वो सारा।
एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, तो अगेन एक ये पॉइंट देखते हैं हम ऐसे 220 के अंदर एसक्यूसी 1 के अंदर क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर करने के लिए एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, जो भी ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो सोच समझ के एक्सेप्ट करो, क्वालिटी दे पाओगे कि नहीं, और हर साल असेस करो कि वेदर यू कैन कंटिन्यू द ऑडिट इन फ्यूचर बेसिस। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज, अल्टीमेटली ऑडिट कौन करने वाला है, आपका स्टाफ करने वाला है, राइट तो आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो प्रॉपर होने चाहिए, आपने जिन ह्यूमन रिसोर्सेज को हायर कर रखा है वो अच्छे होने चाहिए, आपने उनको ट्रेनिंग प्रॉपर दे रखी होनी चाहिए। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, पूरे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए एक एंगेजमेंट पार्टनर होना चाहिए, और फाइनली प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ क्वालिटी कंट्रोल का रिक्वायरमेंट है जो ऐसे 220 के अंदर हम लोग देखते हैं, राइट। उसके बाद लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी ऑफ ऑडिट को डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो लीडर अपॉइंट किया जाएगा एंगेजमेंट के क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर करने के लिए, वो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वो क्या होगा सर, ओवरऑल ऑडिट एंगेजमेंट के क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसको देखना रहेगा कि जो भी ऑडिट हो रहा है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्वालिटी का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, वो सारा उस बंदे को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, जैसे हमने बोला कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखो क्वालिटी कंट्रोल के लिए, तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ऐसे 200 के अंदर हम 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, तो उन्हीं 5 प्रिंसिपल्स का जिक्र किया गया है, राइट। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, जिसको याद करने का एक तरीका भी हम देखते हैं, एक निमोनिक भी देखते हैं ऐसे के अंदर, राइट। That is integrity, objectivity, professional competence, confidentiality, professional behavior। integrity का ध्यान रखना है, confidentiality का ध्यान रखना है, competent रहना है, अपने को proper knowledge होना चाहिए, right। अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें कि ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंस माइंड में भी होनी चाहिए और इंडिपेंडेंस अपीयरेंस में भी होना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जो कंपनी का डायरेक्टर है उसे का भाई को ऑडिटर बना दिया, तो अपीयरेंस में नहीं दिख रहा ना कि इंडिपेंडेंट है, दिखना चाहिए कि हाँ भाई इंडिपेंडेंट है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई सगा नहीं है जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, तो सेक्शन 141 के अंदर आप डिस्क्वालिफिकेशंस देखते हो टू एंश्योर इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। बट एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंस शुड बी इन माइंड। पता चला एक थर्ड पार्टी को ऑडिटर बनाया जो किसी तरीके से कंपनी के डायरेक्टर से रिलेटेड नहीं है, बट कहीं ना कहीं कोई थ्रेट है, कहीं ना कहीं कोई थ्रेट है, कोई पुराना फैमिली रिलेशन है कंपनी के साथ, कोई पुराना दोस्ताना है कंपनी के साथ, राइट। जो कंपनी का डायरेक्टर है उसकी गर्लफ्रेंड को ऑडिटर बना दिया, तो एज सच रिलेटिव के डेफिनेशन में तो नहीं आता, बट वहां पे इंडिपेंडेंस एंश्योर नहीं हो पा रहा। तो इंडिपेंडेंस माइंड में भी होना चाहिए, इंडिपेंडेंस अपीयरेंस में भी दिखना चाहिए, दोनों चीजें हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर को और समझाया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंस माइंड में भी होनी चाहिए और इंडिपेंडेंस अपीयरेंस में भी होनी चाहिए, राइट। इंडिपेंडेंस शुड बी इन माइंड। अगर मैं सीएस आनिद्य सराफ किसी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट हो रहा हूं तो अल्टीमेटली इंडिपेंडेंस मेरे माइंड में होनी चाहिए, मेरा माइंड एकदम सेट होना चाहिए, बॉस मेरे को इंटीग्रिटी के साथ काम करना है, ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करना है, अनबायस्ड मैनर में काम करना है, बट इंडिपेंडेंस अपीयरेंस में भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कंपनी का डायरेक्टर का जो सगा भाई है उसको ऑडिटर बना दिया, लेकिन वो माइंड से पूरा इंडिपेंडेंट है, एकदम होता है ना कभी कभी कि ठीक है यार सगा भाई है तो क्या हुआ, अच्छे से ऑडिट करूंगा, ईमानदारी से ऑडिट करूंगा, लेकिन फिर भी वो ऑडिटर नहीं बन सकता बिकॉज वो इंडिपेंडेंस माइंड से तो है बट अपीयरेंस से नहीं है। तो इंडिपेंडेंस माइंड से भी होना चाहिए और इंडिपेंडेंस अपीयरेंस में भी होना चाहिए, माइंड से भी होनी चाहिए और सारे रिजनेबल पर्सन को दिखना भी चाहिए कि हाँ भाई इंडिपेंडेंस है, तो दोनों चीजें होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस दिया हुआ है कि ऑडिटर का जो इंडिपेंडेंस है ना वो बहुत क्रुशियल है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर ऑडिटर का वहां पे इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो गया ना तो ऑडिटर का जो बेसिक पर्पस है वही डिफीट हो जाएगा। इसलिए सेक्शन 141 के अंदर काफी सारे डिस्क्वालिफिकेशंस दिए हैं, राइट। कंपनी ऑडिट के अंदर काफी सारे रेस्ट्रिक्शन दिया गया जगह जगह ताकि ऑडिटर के इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया जा सके। बट इंडिपेंडेंस के अंदर 5 थ्रेट्स है ऑडिटर के, एक है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, एक है सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एक है एडवोकेसी थ्रेट, एक है फैमिलियरिटी थ्रेट और एक है इंटिमिडेशन थ्रेट। तो ना इंडिपेंडेंस का ना यहाँ पे 5 थ्रेट है। एक क्या हो गया, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि मेरा ना क्लाइंट में कोई इंटरेस्ट है, मेरा क्या है क्लाइंट में कोई इंटरेस्ट है, हो सकता है मेरा कोई क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है, मेरा बिजनेस है जो मेरी वाइफ हैंडल करती है और क्लाइंट जो है वो मोटा कस्टमर है मेरे बिजनेस का, तो वहां पे क्या है मेरा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, देयर इज अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। मैं क्लाइंट को लोन दिलाने का भी काम करता हूं, वहां पे मेरा कॉन्टिजेंसी फीस इन्वॉल्व है,
क्लाइंट से जो मेरे को फीस मिलता है वो बहुत मोटा फीस मिलता है। फॉर एग्जांपल मेरे वैसे तो 50 क्लाइंट्स हैं, बट 50 क्लाइंट से टोटल टर्नओवर आता है मेरा 2 करोड़ रुपए, बट एक ऐसा क्लाइंट है जिससे अकेला टर्नओवर आता है 1 करोड़ रुपए, तो मैं उस क्लाइंट पे बहुत ज्यादा हेवली डिपेंडेंट हूँ फीस के मामले में। तो क्या हो गया, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज हो गया कि यहाँ पे वो मेरे इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। उसके बाद होता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल लेट अस से मैं एक कंपनी का स्टैट ऑडिटर हूं और मैं कंपनी के अकाउंट्स बना रहा हूं, तो अल्टीमेटली मैंने ही अकाउंट्स बनाया है और मैं ही ऑडिट करने वाला हूं, मतलब अपने काम को मैं ही रिव्यू करने वाला हूं। मैंने कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन किया है और मैं ही कंपनी का स्टैट ऑडिटर हूं, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी मैंने ही डिजाइन किया है। एज अ स्टैट ऑडिटर मैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू भी खुद ही करूंगा। समझ रहे हो? मैं एज अ स्टैट ऑडिट मैं कंपनी को एक्चुअरियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा कि अपना काम मैं खुद ही रिव्यू कर रहा हूँ। तो यार अपना काम कोई भी इंडिपेंडेंटली रिव्यू नहीं कर सकता, अपनी कमियां कोई खुद नहीं निकाल सकता। तो वो क्या हो गया, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। और सेल्फ रिव्यू थ्रेट को दूर करने के लिए आप देखोगे कि कंपनीज एक्ट के अंदर ना सेक्शन 144 दिया है, प्रोहिबिटेड सर्विसेज, कि एक स्टैट ऑडिट एक्चुअरियल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता, इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, अकाउंटिंग, वो सारा सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता कंपनी को। उसके बाद होता है एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट मतलब मैं किसी क्लाइंट को इतना प्रमोट कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं मेरी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं जिस क्लाइंट को ऑडिट कर रहा हूं उसी का शेयर्स प्रमोट कर रहा हूं, किस कंपनी का शेयर खरीद लो, राइट। या फिर कंपनी का जब लिटिगेशन हो रहा है, कंपनी का जब केस चल रहा है थर्ड पार्टीज के सामने, तो मैं उस कंपनी का केस हैंडल कर रहा हूं, उस कंपनी का एडवोकेट बन के भी काम कर रहा हूं। तो वो क्या हो गया, एडवोकेसी थ्रेट, मेरा इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और उसके बाद आता है फैमिलियरिटी थ्रेट। फैमिलियरिटी थ्रेट मतलब मेरा क्लाइंट के साथ बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन है, बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन है, क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज फैमिली रिलेशंस, हस्बैंड एंड वाइफ, राइट। तो मेरा क्या है, बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन है क्लाइंट के साथ, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, थ्रेट अराइज हो जाएगा। बिकॉज अगर मेरा इतना ज्यादा क्लोज रिलेशन है, क्लोज रिलेटिव है, फॉर्मर पार्टनर है, फॉर्मर डायरेक्टर है कंपनी का, राइट, क्लाइंट मेरी बहुत खातिरदारी करता है, 5 स्टार्स में स्टे, मोटे मोटे गिफ्ट्स, ये सारा कुछ मुझे मिलता है क्लाइंट से, तो जिसकी वजह से मेरा बहुत फैमिलियर रिलेशन है क्लाइंट के साथ, तो जल्दी से मैं कोई नेगेटिव ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, वो भी एक थ्रेट है। और फिर फाइनली क्या हो गया, इंटिमिडेशन थ्रेट, मतलब मेरे को डराया जाता है, मेरे को धमकाया जाता है, तू अगर अच्छे से ऑडिट करेगा और अगर तू हमारे खिलाफ एडवर्स ओपिनियन दे देगा तो हम तेरे को ऑडिट से निकाल देंगे, हम तेरी फीस कम कर देंगे। तो ये क्या हो गया, डराना। तो ये क्या हो गया, इंटिमिडेशन थ्रेट, दिस इज ऑल्सो ए थ्रेट। तो ये 5 तरीके का थ्रेट्स हो गया हमारे इंडिपेंडेंस के लिए। फिर बोला सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस, कि ये जो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस के जो थ्रेट्स हैं, हम इससे बचें कैसे, सेफगार्ड कैसे करें। तो बोला क्वालिटी का ध्यान रखो, ऐसे 220 के अंदर, एसक्यूसी 1 के अंदर जो क्वालिटी कंट्रोल की बातें हैं उसका ध्यान रखो। जो की फंडामेंटल ऑडिट प्रिंसिपल्स हैं जिसकी बात ऐसे 200 में भी होती है, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, उनका ध्यान रखो। ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले सोच लो कि भाई कहीं तुम्हारे इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना पड़ेगा, और अगर तुमको लगता है कि ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कोई थ्रेट है तो उस काम को एक्सेप्ट मत करो, और अगर ऑडिट करते वक्त तुमको लगता है कि थ्रेट है तो उस काम को छोड़ दो। तो ये क्या हो गया हमारा, सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस, दिस आर द सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस। उसके बाद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज समथिंग जो हम ऐसे 200 के अंदर देखते हैं। स्टडी मैट में ना चीजें ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। स्टडी मैट में चीजें ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। हम लोगों ने नोट्स में क्या किया हुआ है कि हाँ भाई जो भी स्टैंडर्ड से रिलेटेड चीजें हैं उसको अलग से स्टैंडर्ड्स में डाला हुआ है, बाकी चीजें चैप्टर्स में डाली हुई है। स्टैंडर्ड में स्टडी मैट में सब कुछ मिक्सड है, बट अज्यूमिंग कि आप सब कुछ पढ़ चुके हो पहले, सो दैट इज वाई हम मिक्सड वे में देख रहे हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या मतलब होता है, हमेशा अलर्ट रहना, हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड रखना, हमेशा अलर्ट रहना, ऑलवेज बी क्रिटिकल, ऑलवेज बी अलर्ट। कहीं भी कुछ भी गलत हो सकता है, कभी भी फ्रॉड मिल सकता है, कहीं भी कुछ भी गलत हो सकता है। देयर माइट बी एनी कंडीशन दैट इज गोइंग टू इंडिकेट मी ए पॉसिबल फ्रॉड। मैनेजमेंट मेरे को डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा तो क्यों नहीं दे रहा, जल्दी दे रहा तो जल्दी क्यों दे रहा है, गलत देर से दे रहा है तो देर क्यों कर रहा है, शक होने की बीमारी। एसेसिंग एवरीथिंग क्रिटिकली, एसेसिंग एवरीथिंग क्रिटिकली। कुछ भी अनयूजुअल दिख रहा है तो उसमें ज्यादा शक एक्सरसाइज करना, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, शक्की माइंड, क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू सर्कमस्टेंसेस, दैट इज व्हाट वी कॉल एज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। और ये जो टर्म ऐसे 200 के अंदर दिखाई देता है, इससे क्या होता है कि आप फ्रॉड्स वगैरह डिटेक्ट कर पाते हो। अगर आपके अंदर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की क्वालिटी नहीं है तो फ्रॉड्स वगैरह डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो जितने भी मेजर स्टैंडर्ड्स आपको दिखेंगे ऐसे 240 प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यू शुड फॉलो, तभी आप फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर पाओगे।
ऐसे 550 प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप रिलेटेड पार्टीज के अंदर मैनिपुलेशंस वगैरह आइडेंटिफाई कर पाओगे, तभी आप रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का जिक्र हमेशा आएगा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज वेरी मच नेसेसरी टू द क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। आपको क्या करना है, हर एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर को बहुत ही ध्यान से इवैल्यूएट करना है, राइट। आपको हमेशा केयरफुल रहना है, आपको हमेशा केयरफुल रहना है। कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड टू यू, बी केयरफुल, राइट। एनी कंडीशन दैट में इंडिकेट ए पॉसिबल फ्रॉड, बी केयरफुल। आपको कोई भी अनयूजुअल सर्कमस्टेंस को ओवरलुक नहीं करना। कुछ भी अजीब दिखाई दे रहा है, कुछ भी अनयूजुअल दिखाई दे रहा है, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना, आपको उसको ओवरलुक नहीं करना। जो भी पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑनेस्टी ऑफ इंटीग्रिटी मैनेजमेंट है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, सत्यम के जो मिस्टर राजू है वो रीइंस्टेट हो गए किसी कंपनी में एज डायरेक्टर, आप उसी कंपनी को ऑडिट कर रहे हो, तो आप क्या इग्नोर कर दोगे कि यहाँ पे मिस्टर राजू ने सत्यम में पहले इतना बड़ा फ्रॉड किया था? नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट यू कॉल एज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। उसके बाद एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड ऑडिट एंगेजमेंट्स। ऐसे 220 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, एसक्यूसी 1 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले सोच समझ के ऑडिट एक्सेप्ट करो। देख लो इंटीग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ओनर्स, की मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज गवर्नेंस, कि उनकी इंटीग्रिटी सही है कि नहीं, वो लोग ईमानदार हैं कि नहीं। तुम ये देख लो कि तुमको ऑडिट मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि यू हैव टू जस्ट गो एंड डू दी ऑडिट। अगर मेरे को डीटी पढ़ाने का मौका मिल रहा है तो क्या मैं डीटी पढ़ाने चला जाऊं? अगर मेरे को डीटी पढ़ाने का नॉलेज ही नहीं है ना, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं देखूंगा मैं कॉम्पिटेंट हूं कि नहीं, मैं डीटी पढ़ा पाऊंगा कि नहीं। तो अगेन आई हैव टू चेक वेदर द एंगेजमेंट टीम इज कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म द ऑडिट। I will check whether I can comply with the ethical requirements, objectivity, integrity, professional skepticism, वो सारे requirements को follow कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये सारी चीजें मुझे देखनी होगी, तभी जाके मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि मेरे को ऑडिट एक्सेप्ट करना है कि नहीं, कंटिन्यू करना है कि नहीं। क्लियर है? फिर हमने डिस्कस किया था ह्यूमन रिसोर्सेज, कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ऑडिट करने वाला है वो ह्यूमन बींग्स करने वाले हैं, आपका स्टाफ करने वाला है। तो फर्म को क्या करना है, स्टैब्लिश करना है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस कि उसके पास सफिशिएंट स्टाफ है, कॉम्पिटेंट स्टाफ है, हाई क्वालिटी स्टाफ है, डेडिकेटेड स्टाफ है, कमिटेड स्टाफ है, राइट। तो ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे इंश्योर करने के लिए पॉलिसीज बनानी होगी फर्म के अंदर। रिक्रूट किसको करना है, उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कैसे करना है, उनकी जो कैपेबिलिटीज है उसको कैसे असेस करना है, उनका जो रेम्यूनरेशन सिस्टम है वो कैसे डिसाइड करना है, उनके कैरियर में उनको कैसे अच्छी अच्छी चीजें देनी है, कैसा प्रमोशन देना है, कैसा अच्छा रेम्यूनरेशन देना है कि वो हमारे साथ बने रहें। तो ये सारा कुछ आ गया इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर, राइट। उसके बाद एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। तो अगेन फर्म को क्या करना है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं एंश्योर करने के लिए कि जो भी ऑडिट हो रहा है ना वो लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो रहा है। जो भी एंगेजमेंट्स का वो ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं वो लीगल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कर रहे हैं। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, अल्टीमेटली ऑडिट करने अकेला सानिध्य सराफ नहीं जाएगा, सानिध्य सराफ की पूरी टीम जाएगी, 5-6 लोग साथ में जाएंगे, राइट। तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का मतलब हो गया कि मुझे इंश्योर करना है कि जो 5-6 लोग मेरे साथ ऑडिट करने जा रहे हैं, क्या सबको प्रॉपर ब्रीफिंग मिल रहा है, क्या सबको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रहा है, क्या किसी ने लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। लेट अस से मैं 6 लोगों को लेकर ऑडिट करने गया और मैंने लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सारे जितने भी एंगेजमेंट में लोग हैं मेरे साथ उनको ब्रीफिंग देना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी होगी, उनके काम को रिव्यू करना पड़ेगा, उनके काम को डायरेक्ट करना पड़ेगा, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ये भी हम ऐसे 220 में देखते हैं, एसक्यूसी 1 में देखते हैं। एंड फाइनली मॉनिटरिंग, कि क्वालिटी कंट्रोल को स्टैब्लिश करने के लिए सिर्फ ऊपर लिखी जो भी चीजें हैं उसको डिजाइन करने से कुछ नहीं होगा, उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग जरूरी है, उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, सारा का सारा ऐसे 220 का पार्ट आ गया। फिर प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था ऐसे 200 के अंदर स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर कि स्कोप कैसे डिसाइड होता है, या तो आईसीए बताता है, या लॉ के द्वारा डिसाइड होता है, या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में फिक्स्ड होता है ना, जब एज ऑडिटर मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट करता हूं। तो अब यहां पे बोला प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले तुम क्या क्या प्री कंडीशंस लगाओगे। जैसे तुम ऑडिटर बन गया, तुमको किसी कंपनी से ऑफर आया कि बी द ऑडिटर इन माय कंपनी, तो तुरंत तुम ऑडिट एक्सेप्ट कर लोगे या कुछ कंडीशंस लगाओगे? ऑब्वियस सी चीज है भैया, कुछ कंडीशंस लगाएंगे, हमारे भी एथिक्स है ना, हमारे भी अपने एथिक्स हैं, हर किसी एंटिटी में ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, हम कुछ क्या लगाएंगे, कंडीशंस लगाएंगे। आप कंडीशंस क्या है, बहुत सिंपल है। आप एक चीज बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसका काम है, मैनेजमेंट का।
इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करना किसका काम है? मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिजाइन करना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना भी मैनेजमेंट का काम है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करना भी मैनेजमेंट का काम है। जब मैं ऑडिट करूंगा तो मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिएगा और उस इन्फॉर्मेशन को देना भी मैनेजमेंट का काम है। तो मैं मैनेजमेंट के सामने कुछ कंडीशंस लगा दूंगा, कुछ प्री कंडीशंस लगा दूंगा ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, कि आप मुझे लिख के दीजिए, राइटिंग में दीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफआरएफ के हिसाब से बना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है। आप मुझे लिख के दो कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर्ली डिजाइंड है। आप मुझे लिख के दो कि कल को जब मुझे इंफॉर्मेशन चाहिएगा ऑडिट के वक्त तो आप मना नहीं करोगे। तो अगर आप ये तीन बातें मुझे लिख के देते हो तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा, वरना ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कौन सी तीन बातें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एफआरएफ, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइंड इन ए प्रॉपर मैनर, और तीसरा एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन। अगर आप ये तीन बातें लिख के देते हो तब मैं ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा, वरना नहीं करूंगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्री कंडीशन ऑफ एन ऑडिट दैट इज गिवन इन एसेट 210। उसके बाद दिया हुआ है अगेन एसेट 210 का ही पार्ट है कि जब आप एंगेजमेंट लेटर बनाओगे ऐसे 210 के अंदर, तो एंगेजमेंट लेटर के अंदर क्या क्या चीजें लिखी होंगी। लॉजिकल सी चीज है ना यार, मैंने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, मैनेजमेंट ने प्री कंडीशंस मान लिया, सो इन दैट वेरी सिनेरियो एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या लिखा होगा? मेरे ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे ऑडिट का स्कोप क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है ना, मेरे ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे ऑडिट का स्कोप क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, एज ए ऑडिटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। तो ये सारी चीजें आने वाली हैं। उसके बाद अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऐसे 210 का ही है, चैप्टर 1 में दिया हुआ है कि एक बार मैंने एंगेजमेंट लेटर एंटर कर लिया, राइट, एक बार मैंने एंगेजमेंट लेटर एंटर कर लिया एज ए ऑडिटर, ऑब्जेक्टिव स्कोप जो भी था डिसाइड कर लिया, तो कब कब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज हो सकती है? कब कब एंगेजमेंट लेटर रिवाइज हो सकता है इन केस ऑफ रेकरिंग ऑडिट? कब कब एंगेजमेंट लेटर रिवाइज हो सकता है? वंस द एंगेजमेंट लेटर इज एंटर्ड नॉर्मली इट विल नॉट बी रिवाइज्ड, बट कब कब वो एंगेजमेंट लेटर रिवाइज हो सकता है? तो एंगेजमेंट लेटर में लिखा क्या था? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। तो अगर लगता है कि ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, तब एंगेजमेंट लेटर रिवाइज हो सकता है ना। अगर मान लीजिए लेट अस से मैंने ऑडिट एक्सेप्ट करते वक्त देखा था कि जो मैनेजमेंट में लोग हैं वो अच्छे हैं कि नहीं, लेकिन जो सीनियर मैनेजमेंट में लोग हैं वही चेंज हो गए। पहले मिस्टर टाटा चेयरमैन थे, अब दाऊद इब्राहिम चेयरमैन है। रिसेंट चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट, तो अगेन वहां पे मेरा एंगेजमेंट लेटर रिवाइज हो जाएगा। पहले मैंने देखा था कि कंपनी के जो ओनर्स है वो टाटा ग्रुप है, बट अब मैंने देखा कि कंपनी का ओनरशिप किसी और के पास चला गया है, तो ओनरशिप स्ट्रक्चर में चेंजेस आया, तब एंगेजमेंट लेटर रिवाइज हो जाएगा। चेंज इन नेचर ऑफ एंटिटी, दैट में भी रीजन कि एंगेजमेंट लेटर रिवाइज हो जाएगा। पहले मैं प्राइवेट कंपनी का ऑडिट कर रहा था, वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो गया। पहले मैं किसी नॉर्मल कंपनी का ऑडिट कर रहा था, वो बैंकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो गया। उसने चेन ऑफ ऑपरेशंस इंक्रीज कर दिए हैं, तो दैट में भी लेटर रीजन कि एंगेजमेंट लेटर रिवाइज हो जाएगा। चेंज इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, लॉ रेगुलेशन चेंज हो गया। पहले शेड्यूल 3 एप्लीकेबल था, अब एक नया शेड्यूल आ गया, कोई शेड्यूल 2 एप्लीकेबल है, राइट। शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, तब एंगेजमेंट लेटर रिवाइज हो जाएगा। एफआरएफ की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, तब एंगेजमेंट लेटर रिवाइज हो जाएगा। तो दिस आर द ग्राउंड्स कि एंगेजमेंट लेटर कब कब रिवाइज हो जाएगा। लिमिटेशंस ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, कि अगर मेरा ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले मैनेजमेंट लिमिटेशन लगा देता है, मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा अनलेस एंड अंटिल इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। अगर मेरे ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले मैनेजमेंट लिमिटेशंस लगा देता है तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा सर, अनलेस एंड अंटिल इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। दिस इज व्हाट इट हैज बीन सेड। क्लियर है? यहां ऐसे 210 की ही बातें दी हुई हैं। आगे चल के कहा हुआ है कि मान लो लेट अस से रेकरिंग ऑडिट के अंदर देयर इज अ चेंज इन सर्कमस्टेंस और मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप क्या कर लो, टर्म्स रिवाइज कर लो। मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है, आप टर्म्स रिवाइज कर लीजिए, तो हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हम देखेंगे जो टर्म्स रिवाइज किया जा रहा है उस टर्म्स का इफेक्ट किया, व्हाट इज द चेंज एंड वेदर देयर इज द रीजनेबल जस्टिफिकेशन टू चेंज द एंगेजमेंट। मैनेजमेंट जो चेंजेस प्रपोज कर रहा है, क्या उसका कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है टू चेंज द एंगेजमेंट? फॉर एग्जांपल, पहले एंगेजमेंट लेटर में लिखा हुआ था कि मैं जब बुक्स का एक्सेस मांगूंगा मैनेजमेंट मेरे को देगा, बट अब मैनेजमेंट मुझे कह रहा है कि हम टैक्स रिकॉर्ड आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, बट उसका रीजनेबल जस्टिफिकेशन ये है कि वो जो इनकम टैक्स रिकॉर्ड है ना, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीज कर लिया है, तो वहां पर रीजन जस्टिफाइड है, आई कैन कंटिन्यू। बट अगर मैंने देखा कि वहां पे रीजन जस्टिफाइड नहीं है, देयर इज नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन, फालतू का मैनेजमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है मेरे काम पे। Auditor conclude, if the auditor concludes that there is a reasonable justification to change the engagement and the audit work performed complied with the standards, the report would be appropriate. The auditor should not agree to a change of engagement whether there is no reasonable justification to doing so.
तो अगर रिजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, मैनेजमेंट फिर भी क्या कर रहा है, टर्म्स को चेंज करने को कह रहा है, तो मैं क्या कर लूंगा, विड्रॉ कर लूंगा। मैं क्या कर लूंगा, विड्रॉ कर लूंगा। मैं बोलूंगा भैया मैं रिजाइन करके जा रहा हूं, और साथ ही साथ डिटरमाइन कर लूंगा एज ए ऑडिटर कि मैं विड्रॉ तो कर रहा हूं, बट क्या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को कम्युनिकेट करने की मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को कम्युनिकेट करने की मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब आगे देखना यार, इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि ये भी ऐसे 220 के ऊपर बेस्ड है, बट जब तक ऐसे 220 आप अच्छे से डिटेल्ड में नहीं पढ़ लोगे, आप इलस्ट्रेशन कर नहीं सकते, बिकॉज अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड्स का हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिख रहा है ना साथ साथ रिवाइज कर लिया, बट स्टैंडर्ड्स का आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ये सारे इलस्ट्रेशंस वगैरह कर पाओगे। तो ये जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है ये ऐसे 220 के ऊपर बेस्ड है, एंड ऐसे 220 का प्रॉपर नॉलेज चाहिए आपको टू सॉल्व दिस इलस्ट्रेशन। अगेन ये जो केस स्टडी दी हुई थी यहाँ पे, ये भी ऐसे 200 के ऊपर बेस्ड है, आपको ऐसे 200 का प्रॉपर नॉलेज चाहिए टू सॉल्व दिस केस स्टडीज। क्लियर है? फिर उसके बाद यहाँ पे अगेन टेस्ट योर नॉलेज, करेक्ट इनकरेक्ट, तो ये सारा क्वेश्चंस दे दिया यहाँ पे, तो आप इनको क्या कर लेंगे, अगेन रेफर कर लेंगे। तो देखना यार, स्टडी मैथ से पढ़ते वक्त ना सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी अराइज होती है वो ये होती है कि इन्होंने बेसिक्स और स्टैंडर्ड्स में ना खिचड़ी पका दिया। इन्होंने बेसिक्स डाल दिया, स्टैंडर्ड्स डाल दिया। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ऐसे 200, 210 एंड 220 ये तीन स्टैंडर्ड्स अच्छे से कर लिया होता, कौन से 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, 210 दैट इज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, 220 क्वालिटी कंट्रोल रेड विद SQC1, अगर आपने ये तीन स्टैंडर्ड्स अच्छे से कर लिया होता तो आप देखोगे कि पूरा आधा स्टडी मैथ तो ये तीन स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड है, 200, 210, 220। इफ यू हैव डन दिस 3 स्टैंडर्ड्स, इन तीन स्टैंडर्ड्स के अलावा जो टॉप क्वेश्चंस हैं वो बेसिक क्वेश्चंस हैं कि ऑडिट क्या है, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, एक्सपेक्ट टू बी कवर्ड इन ऑडिट क्या है, टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या है, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट विद अदर डिसिप्लिन्स क्या है, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। तो ये सारा बेसिक क्वेश्चन है, बट इसके बाद जनरली जितने भी क्वेश्चन हैं सब स्टैंडर्ड्स ही पूछा हुआ है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, क्वालिटी कंट्रोल के नॉर्म्स, हर एक क्वालिटी कंट्रोल के प्रिंसिपल को समझाया है, प्री कंडीशन, तो वो सारा कुछ स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड है, जिसके लिए आपको क्या होना चाहिए सर, स्टैंडर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए। तो एज्यूमिंग कि आपने स्टैंडर्ड्स भी कर लिया था, हमने उसे भी रिवाइज कर लिया है, राइट, उसे भी रिवाइज कर लिया है, तो मोटा मोटी रूप में 80% of the chapter we have revised. Hopefully this revision session was beneficial for you, and if yes, please don't forget to like the videos and share the videos with your friends, and let's stay connected for the second revisionary videos that is going to come very soon.